आपके बच्चे में अगर हैंडराइटिंग इश्यू है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती होगी। स्क्रिबल नहीं कर पाता होगा आपका बच्चा, कॉपी नहीं कर पाता होगा बोर्ड से, सही से नहीं बैठता होगा काम करते समय, या चीजों को नोटिस करता होगा तो प्रॉपर वे में कॉपी पैटर्न में नहीं लेके पाता होगा, लाइनिंग नहीं बना पाता होगा, लाइन में नहीं लिख पाता होगा बच्चा। ये अगर सारे इश्यू चल रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हैंडराइटिंग इश्यू के साथ साथ सेंसरी पर्सपेक्टिव का भी ध्यान में रखना चाहिए। हेलो, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब्री ऐप सेंटर। आज मैं बात करने वाला हूं कि आपके बच्चे में अगर हैंडराइटिंग इश्यू है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती होगी। स्क्रिबल नहीं कर पाता होगा आपका बच्चा, कॉपी नहीं कर पाता होगा बोर्ड से, सही से नहीं बैठता होगा काम करते समय, या चीजों को नोटिस करता होगा तो प्रॉपर वे में कॉपी पैटर्न में नहीं लेके पाता होगा, लाइनिंग नहीं बना पाता होगा, लाइन में नहीं लिख पाता होगा बच्चा। ये अगर सारे इश्यू चल रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हैंडराइटिंग इशू के साथ साथ सेंसरी पर्सपेक्टिव का भी ध्यान में रखना चाहिए। सेंसरी पर्सपेक्टिव को कैसे ध्यान में रखें, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। कि जब भी हम हैंडराइटिंग के बारे में समझते हैं तो हम सेंसरी को चेक करना भूल जाते हैं, बस हम फाइन मोटर को ही ध्यान में रखते हैं। तो फाइन मोटर के साथ साथ हमें सेंसरी को ऊपर कैसे फोकस करना है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी हमारे बच्चे में हैंडराइटिंग का इशू होता है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हम पोस्चरल स्टेबिलिटी को नोटिस करें। पोस्चरल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर बच्चा मान लीजिए कि उठ रहा है, बैठ रहा है, या मान लीजिए साइड में झुका हुआ है या आगे की तरफ झुका हुआ है, तो अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन कर रहा है, अपने अपर बॉडी को कैसे मेंटेन कर रहा है, लोअर बॉडी को कैसे मेंटेन कर रहा है, ठीक है, अपने हैंड्स को कैसे स्टेबलाइज कर रखा है, अपने रिस्ट को कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो पोस्चरल स्टेबिलिटी बहुत होनी जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये बच्चे में देख पाते हैं कि पोस्चरल स्टेबिलिटी नहीं है बच्चे में। जैसे मान लीजिए झुका है तो बहुत ज्यादा झुका हुआ है, या सीधा हुआ पड़ा तो बहुत सीधा हो जाता है, या हैंड्स को बहुत टाइट कर लेता है बहुत लिखते समय, या अपने हैंड्स को, अपने रिस्ट को ऐसे उठा के रखने की कोशिश करता है। तो हमें ये समझना है कि बच्चे का जो पोस्चर है बैठते समय, वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए हमें कि पोस्चरल स्टेबिलिटी के ऊपर हमें काम करना चाहिए, हमें स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करना चाहिए, हमें बॉडी के मैनेज करवाने के ऊपर काम करना चाहिए, बैलेंसिंग के ऊपर काम करना चाहिए, हमें कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि बच्चा अपने बॉडी के हर जॉइंट्स का एक प्रॉपर वे में यूज कर पाए। कई बार क्या होता है कि शोल्डर से जब यूज करना होता है, बच्चों को शोल्डर यूज करना होता है, तो बच्चा अपने लेग को भी बड़ा यूज कर रहा होता है। तो कोशिश करो कि शोल्डर ही यूज करे, लेग का यूज ना करे। तो हमें ये नोटिस करना है कि किस जॉइंट का हम यूज करवा रहे हैं और वो उस जॉइंट पे कितना प्रेशर ले पाता है, उस जॉइंट से अपने काम को कितना मैनेज कर पाता है। नेक्स्ट चीज है जो वेस्टिबुलर है। कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चा बैठा तो है लेकिन ज्यादा देर नहीं बैठा, वेस्टिबुलर इशू चल रहा होता है। तो बच्चा ये समझ लीजिए कि मिड लाइन क्रॉसिंग नहीं कर रहा होता है, या समझ लीजिए कि जैसे बैठा हुआ है तो हिलता रहेगा, अपने लेग को हिलाता रहेगा या अपनी बॉडी को मूवमेंट लेता रहेगा। तो राइटिंग करते समय वेस्टिबुलर पॉइंट को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। वेस्टिबुलर इसको और थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चा किसी साइड झुका हुआ है तो बच्चा बार बार उसी साइड झुकना पसंद करेगा। बच्चा मान लीजिए कि चेयर पे बैठा हुआ है, जो हिल रहा है चेयर, तो बच्चा रॉकिंग करना बहुत पसंद करने लग जाते हैं। तो वेस्टिबुलर कॉन्सेप्ट को समझना है कि वो बच्चा मूवमेंट क्यों ज्यादा ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वेस्टिबुलर इशू चल रहा हो, वेस्टिबुलर के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो अगर हमें वेस्टिबुलर इशू दिख रहा है तो वेस्टिबुलर इशू पे काम करो, और उसके जो मूवमेंट हो रहे हैं, अनयूजुअल मूवमेंट हो रहे हैं, जो रिदमिक मूवमेंट हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है हमें। नेक्स्ट चीज, बायलैटरल इंटीग्रेशन। बायलैटरल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जो क्रॉसिंग मिड लाइन है, मान लीजिए मैंने हैंड्स ऐसे रखा और ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये क्रॉसिंग मिड लाइन की तरह लिया जाता है। या कोई भी अगर यहाँ से यहाँ में कोई पैटर्न बना रहा हूँ तो ये भी क्रॉसिंग मिड लाइन की तरह लिया जाता है। फिगर ऑफ 8 बना रहा हूँ तो ये भी क्रॉसिंग मिड लाइन की तरह लिया जाता है। तो बायलैटरल कोऑर्डिनेशन कैसा है बच्चे का? वन हैंड से कुछ करना है, वन दूसरे हैंड से कुछ करना है। बच्चे को ये समझाना पड़ेगा हमें कि बच्चे एक हाथ से कुछ होल्ड कर रखे तो दूसरे हाथ से अपने काम को मैनेज करो, एक काम को मैनेज करो तो दूसरे हैंड से कुछ करो, लेग को एक जगह स्टेबिलिटी बना के रखो। तो होता ये कि हमारा बच्चा वो चीजों को नोटिस करने लग जाता है कि मैं एक हैंड से क्या कर रहा हूँ, दूसरे हैंड से क्या कर रहा हूँ। अदरवाइज क्या होता है कि बच्चा एक हैंड से ऐसे करेगा और लिखता रहेगा, बच्चा दूसरे हैंड से कुछ मूवमेंट करेगा, लिखता रहेगा, तो सारा फोकस वो लिखने पे ना रह के वो दूसरे हैंड्स पे रहता है। तो बच्चे को बायलैटरल कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है विजुअल और ओकुलर मूवमेंट। ओकुलर मूवमेंट का मतलब कि आई का स्टेबिलिटी कैसा है, या विजुअल का मूवमेंट कैसा है। जैसे आई कॉन्टेक्ट कैसा है उसका, जॉइंट अटेंशन कैसा है, आई ट्रैकिंग कैसा है बच्चे का, विजुअल मैचिंग कैसा है, डिस्क्रिमिनेशन कैसा है, विजुअल फिगर ग्राउंड कैसा है। ये सारे विजुअल के ऊपर देखने की, नोटिस करने की जरूरत है हमें। साथ के साथ हमें ये देखना है कि जैसे बच्चा कॉपी करता है तो बच्चा ऐसा तो नहीं कि बहुत पास में लेके रखता है तभी कॉपी कर पाता है।
ऐसा तो नहीं कि बच्चा जब देखता है बोर्ड पे तो देखता है तो एक ही जगह देखता रहता है, वो दूसरी जगह ट्रैक नहीं कर पाता, बच्चा एक जगह से दूसरी जगह आंखें लेके नहीं जा पाता। तो बच्चा कॉपी नहीं कर पा रहा अगर ब्लैक बोर्ड से, अगर बच्चा को नोटिस नहीं कर पा रहा है कि मुझे एक आई ट्रैकिंग कैसे करनी है, यहाँ से यहाँ कैसे लेके जाना है, या जॉइंट अटेंशन कैसे बना के रखना है, मुझे किसी की तरफ अटेंशन कैसे बना के रखना है, आई कॉन्टेक्ट कितनी देर बना के रखना है, अगर ये नहीं समझ में आ पा रहा तो बच्चे के साथ हमें विजुअल के ऊपर और ऑकुलर मूवमेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है। हमें आई ट्रैकिंग के ऊपर, आई जॉइंट अटेंशन के ऊपर, या विजुअल स्टेबिलिटी के ऊपर, हमें विजुअल डिस्टेंस के ऊपर, या डेप्थ परसेप्शन के ऊपर हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे बच्चा प्रेशर लगा रहा है या ग्रिप बना के रख रखा है, तो बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशर लेने लग जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा हार्ड पेंसिल पकड़ते हैं, या बच्चे बहुत ज्यादा प्रेस करके लिखने लग जाते हैं, तो उनके में प्रोप्रियोसेप्शन की कमी होती है, यानी प्रोप्रियोसेप्शन का इशू चल रहा होता है। वो बच्चे को समझ में नहीं आता है कितना किसी जॉइंट के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, या कोई काम करते हुए कितना, जैसे मैं बोलूँ कि एक प्लास्टिक का गिलास है और एक एल्युमिनियम का गिलास है, दोनों के ऊपर अलग अलग तरीके का प्रेशर लगेगा, लेकिन बच्चा क्या करता है, प्लास्टिक को गिलास भी उसी मूवमेंट के साथ पकड़ता है जितना वो एल्युमिनियम के गिलास को पकड़ा है। तो हमें ये नोटिस करना है बच्चे के साथ कि जब वो किसी चीज की तरफ प्रेशर लगाता है या फिंगर से अपने प्रेशर लगाता है, तो किस ऑब्जेक्ट पे कितना प्रेशर लगा पाता है। तो हमें फाइन मोटर एक्टिविटी बहुत सारी चीजों को लेकर चलना पड़ता है, जिसमें स्ट्रेंथनिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है कि फाइन मोटर वही कराओ जिसमें स्ट्रेंथ लगाना पड़े, तो बच्चा प्रोप्रियोसेप्शन मैटर को समझ जाता है। नेक्स्ट है हमारा टैक्टाइल और हैंड स्किल्स। टैक्टाइल का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं टच कर रहा हूँ और मुझे बहुत सॉफ्ट लग रहा है और मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं बार बार उसको टच करता रहूंगा। तो बच्चे के साथ भी ऐसे टैक्टाइल इशू हो रहा होता है, बच्चे को फील हो रहा होता है कि अगर ये रफ लग रहा है या कोई सॉफ्ट लग रहा है, तो वो फील लेने लग जाता है उस चीज को, बार बार करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको वो इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है। अब वो इन्फॉर्मेशन कितना अच्छा लग रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई हार्मफुल मूवमेंट हो रहा हो, कोई हार्मफुल उसके टैक्टाइल लेने की कोशिश कर रहा हो, या कोई पिंच कर रहा हो, कोई बाइटिंग कर रहा हो, या किसी तरह का वो रफ सरफेस को टच बार बार किया जा रहा हो। अगर ये सारा इशू दिख रहा है जिसमें बच्चा किसी भी टच को लेके इरिटेट हो रहा हो, किसी भी टच को लेके अवॉइड कर रहा हो, किसी टच को लेके सीक कर रहा हो, तो हमें टैक्टाइल इशू के ऊपर और काम करने की जरूरत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि जब हम ये सारे सेंसरी के बारे में समझते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हमें बच्चे के साथ बाकी सेंसरी पे भी काम करते चलना होता है। जैसे मैं बोलूँ कि ये सारे सेंसर्स हैं, अब आप इन सारे सेंसर्स के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन कई बार हम ये नोटिस नहीं कर पाते कि हमारे जो बाकी के जो सेंसेस है, जैसे ऑडिटरी है, वो भी यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप बोल भी रहे होते हो, ठीक है, या आप मान लीजिए कि मोस्ट ऑफ द सेंसेस में तो यही आएंगे, लेकिन बाकी सेंसेस को भी फोकस करते हुए चलना है कि स्मेल, बच्चे पेंसिल लेके स्मेल करने लग जाते हैं, वो स्टीमिंग की तरह लेने लग जाते हैं कई बार, तो बाकी के फोकस को भी ध्यान में रखना है, और बाकी के जो सारे फैक्टर है उसको भी नोटिस करते हुए चलना है। साथ के साथ फाइन मोटर स्किल्स पे काम करना है, ग्रोस मोटर स्किल्स पे काम करना है, और उसके रीजनिंग स्टेप पे पहुंचना है हमें, ताकि बच्चे को पता रहे कि मुझे अपने बॉडी को कैसे मैनेज करना है, मुझे अपनी जॉइंट को कैसे मैनेज करना है, मुझे राइटिंग करना है तो क्या क्या चीजें मैनेज करनी है, वो सारी चीजें बच्चों को एक साथ समझ में आनी चाहिए। और बच्चे के जो स्टेजेस होते हैं जो राइटिंग करने के, वो एक, जैसे हम कहते हैं कि एक स्टेज ऑफ जो राइटिंग डेवलपमेंट है वो क्या क्या हो सकता है। जैसे स्क्रिबल हो सकते हैं, पहले ड्राइंग करता है बच्चा, नॉर्मली ड्राइंग करेगा, फिर स्क्रिबल करेगा, फिर लेटर लाइक फॉर्म्स करेगा जिसे हम अर्ली इमर्जेंट कहते हैं, फिर उसके बाद इमर्जेंट वाला जिसे हम कहते हैं रैंडम लेटर का यूज करता है बच्चा, या ट्रांजिशनल का यूज करता है जिसमें हम कहते हैं इन्वेंटेड स्पेलिंग का यूज करेगा बच्चा, ये फ्लुएंट हो जाएगा जिसमें कन्वेंशनल स्पेलिंग का यूज करते हैं। तो आप स्टेज ऑफ राइटिंग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चों को फ्रस्ट्रेशन ना हो, और ऐसा ना हो कि आप कभी स्क्रिबल कराए नहीं, कभी आपने स्टैंडिंग नोट सिलेबल लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया और सीधे आप लेके बैठ गए कि ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो। ये सब चीजें नहीं चाहिए हमें, या स्पेलिंग लिखवाने लग जाते पेरेंट डायरेक्ट। तो हमें चाहिए कि हम बच्चे के सेंसरी पे काम करें, साथ के साथ उसके जो भी मोटर डेवलपमेंट है उस पर काम करें, और स्टेज ऑफ राइटिंग के ऊपर काम करें। सो थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।